तो नया फ़ोन लेते वक्त एक चीज़ को लेकर लोगों के बीच इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है गाइज़। पहले क्या हुआ करता था गाइज़ कि आईपीएस डिस्प्ले होती थी या फिर एमोलेड डिस्प्ले होती थी, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा डिस्प्लेज आ चुकी हैं, ओलेड, एमोलेड, सुपर एमोलेड प्लस, फ्लूइड एमोलेड, डायनेमिक एमोलेड, या फिर आप आजकल नया सुन रहे होगे मोटरोला के फ़ोन्स के साथ पीओलेड डिस्प्ले। तो इनमें एक्चुअली डिफरेंस है क्या? तो आज की इस वीडियो के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको किस तरह की डिस्प्ले लेनी चाहिए और एमोलेड और ओलेड इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो अभी आईपीएस और टीएफटी का मामला साइड रखो, अभी हम सिर्फ बात एमोलेड डिस्प्ले की करने वाले हैं। नॉर्मली आप लोग क्या सुनते हो? एमोलेड, दूसरी तरफ आप सुनते हो पीओलेड। एमोलेड में आप क्या सुनते हो? सुपर एमोलेड, साथ ही में आप सुनते हो सुपर एमोलेड प्लस। तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो है OLED, ओएलईडी। ओएलईडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब डिस्प्ले में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्प्ले में बहुत अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं का एक मेजर कंपोनेंट होता है जो आप सुनते हो पिक्सल्स। पिक्सल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिनके अंदर से अगर करंट पास किया जाता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो आप नॉर्मली RGB लाइट सुनते हो। इन्हीं 3 कलर को कंबाइन करके मिलियंस ऑफ कलर्स बनाए जा सकते हैं, जो कि ये पिक्सल आसानी से डिस्प्ले पे आपको बना के दे देते हैं। एक डिस्प्ले के अंदर थाउजेंड्स, लैक्स में पिक्सल्स होते हैं जो कि इंडिविजुअली करंट पास होने पे ग्लो करते हैं और आपको अलग अलग कलर्स बना के देते हैं, जिन कलर के कॉम्बिनेशन से आपको एक फाइनल आउटपुट दिखाई देता है जो आप अभी अपनी डिस्प्ले पे देख रहे हैं। ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों को पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूँगा, जो आईपीएस डिस्प्ले होती है जो आप सुनते हो, जो कि थोड़े कम रेट के फोन्स में आती है, उसमें क्या होता है, पीछे एक बैकलाइट सोर्स होता है जो कि कंटिन्यूसली ग्लो करता रहता है, जिसकी वजह से हम लाइट को कंट्रोल या कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो ब्लैक पार्ट होता है वहाँ डीप ब्लैक नहीं मिल पाता, क्योंकि पीछे से लाइट का सोर्स आ रहा है और लाइट पीछे से जली हुई है। जिसकी वजह से जो आप मूवीज़ वगैरह देखते हो उसमें जो ब्लैक या डार्कर एरिया आता है वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं देखने को मिल पाता जितना एमोलेड में दिखता है। अब एमोलेड में ऐसा क्या होता है? एमोलेड में आप ये मान लो कि मैंने कुछ पिक्सल्स बना दिए हैं, 6 या 8 पिक्सल्स हैं, वैसे बहुत सारे हज़ारों पिक्सल्स होते हैं, लेकिन आप एग्जांपल के लिए समझ लो ये 6 या 8 पिक्सल जो मैंने बना रखे हैं। इसमें एमोलेड में क्या कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो इस इंडिविजुअल पिक्सल को बंद कर सकता हूँ, इसे चाहूँ तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इस वाले पिक्सल को बंद कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि किस पिक्सल में लाइट भेजनी है और किस पिक्सल में लाइट नहीं भेजनी है। तो जहाँ मैं लाइट नहीं भेजना चाहूँगा वो पिक्सल ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपको ब्लैक पार्ट होते हैं वो बिल्कुल डीप ब्लैक दिखाई देते हैं, जो कि आपको सिर्फ एमोलेड में दिखाई दे सकते हैं। तो पिक्सल ऑफ करने का क्या फ़ायदा है? एक तो आप जो मूवी या कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें ब्लैक वाला पार्ट एकदम डीप ब्लैक दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप उस जगह का पिक्सल बंद कर देंगे तो उधर का जो बैटरी कंजप्शन है वो बच जाएगा, जिसकी वजह से जो बैटरी लाइफ है वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, और इसी की वजह से एमोलेड डिस्प्ले को थोड़ा सा पावर एफिशिएंट भी माना जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आईपीएस डिस्प्ले। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये जो पिक्सल्स मैंने बनाए हैं, जिसमें मैं कह रहा हूँ मैं चाहूँ इस पिक्सल्स को बंद कर सकता हूँ, इस पिक्सल को मैं ऑन कर सकता हूँ, तो इन्हें ग्लो करने के लिए कम से कम इन्हें लाइट तो भेजनी पड़ेगी, करंट सप्लाई या वोल्टेज तो भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो तारें जोड़नी पड़ेंगी ना, तभी तो आप किसी बल्ब को या किसी पिक्सल को ग्लो करेंगे। तो वो तार जोड़ने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव वायरिंग मैट्रिक्स, और जो दूसरा होता है वो होता है पैसिव वायरिंग मैट्रिक्स। अब दोनों में क्या फ़र्क है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। बात करो 11th-12th में एक चैप्टर हुआ करता था मैथ्स में, पूरा मैट्रिक्स आपको पढ़ाया जाता था। ऐसे ऐसे रोज़ होती हैं, ऐसे ऐसे कॉलम्स होते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर डिस्प्ले में कॉमन मिलेगी, चाहो तो आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले में भी ये चीज़ चेक कर सकते हो, वो है नीचे सब्सक्राइब का बटन। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और आपको ऐसी नई नई वीडियो टाइम पे मिलती रहेंगी। अगर वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो भाइयों सब्सक्राइब करके जाना है इस बार, बिना सब्सक्राइब करे कोई नहीं जाएगा। अब आप लोग सपोज़ करो कि ये पिक्सल्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये फ़ोन के पिक्सल्स हैं। मैंने 10 पिक्सल बना रखे हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों पिक्सल्स होते हैं। तो अब एक तरीका है इन सब पिक्सल्स को ग्लो करने का। मैं क्या करूँगा, मैं इधर से एक तार जोड़ूंगा जिससे इस पूरी रो के जितने भी पिक्सल्स हैं वो सारे जल जाएं। ऐसी मैं एक तार इधर जोड़ता हूँ जिससे इस वाली पूरी रो के पिक्सल जल जाएं। तो मैं ऐसी पूरी सारी रोज़ में तार जोड़ता जाऊँ जिससे पिक्सल सारे जलते जाएँ। तो यही होता है पैसिव वायरिंग मैट्रिक्स। तो इस चीज़ का नुकसान क्या है? इस चीज़ का ये नुकसान है कि अगर मैं एक ही तार से पूरी रो के पिक्सल्स को मैं जोड़ देता हूँ तो मैं इंडिविजुअली हर पिक्सल की लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकता, किस में कम वोल्टेज भेजना है, किस में ज़्यादा वोल्टेज भेजना है। तो ये चीज़ फेल हो जाती है। साथ ही में जब ऐसे लाखों पिक्सल होंगे जिनके करंट को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी वजह से जो डिस्प्ले की बैटरी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फ़ोन में बैटरी ड्रेन इशू आएगा। अब हम बात करेंगे एक्टिव वायरिंग मैट्रिक्स के बारे में। एक्टिव वायरिंग मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम एक एक इंडिविजुअल पिक्सल की जो वोल्टेज या करंट की सप्लाई जा रही है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? कुछ डिस्प्ले में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स लगा देते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से जो करंट अंदर जा रहा है उसे हम एक एक करके कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेस्ट है। अब आप एक चीज़ पर ध्यान देना, हमने अभी बात करी है एक्टिव मैट्रिक्स। शुरू में मैंने बोला था हम पढ़ रहे हैं ओलेड को,
तो एक्टिव का ए, मैट्रिक्स का एम और पीछे से आप उठा लो ओलेड, मिला के क्या बन जाता है, एमोलेड। तो बस यही है इसके पीछे की साइंस। तो असल में क्या होता है, ओलेड ही एमोलेड होता है, ओलेड का थोड़ा सा बेटर वर्जन होता है जो कि एमोलेड कहलाता है। तो ओलेड की कैटेगरी में ही ये सारी डिस्प्लेज आती हैं। चाहे एमोलेड हमेशा सैमसंग के साथ चलता है, एलजी के साथ आप जनरली ओलेड सुनते हो। तो क्या एलजी में ये एक्टिव मैट्रिक्स नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो एलजी की डिस्प्ले में भी यही एक्टिव मैट्रिक्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है और एलजी उसे अलग नाम से बोलता है। एलजी इसी एमोलेड डिस्प्ले को जियोलेड के नाम से बेचता है। अब ये जो एमोलेड डिस्प्ले है, इस पर क्या करा सैमसंग ने, डिस्प्ले को टच के साथ कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके पेटेंट मार दिया और नाम रख दिया सुपर एमोलेड। तो इसलिए जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप सुनते हो, ये सिर्फ सैमसंग की होती है। चाहे किसी भी फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले लग रही हो, अगर सुपर एमोलेड नाम आ रहा है तो वो सैमसंग की डिस्प्ले है। अब इसी बीच मोटोरोला के फ़ोन्स में आपने एक नया वर्ड सुना होगा जो कि है पीओलेड। अब भाई ये पीओलेड क्या होता है, साथ ही में एक जियोलेड वर्ड भी होता है, वो भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इसके पीछे की साइंस बताता हूँ। तो आपको अपनी डिस्प्ले पे अभी ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा डीप में नहीं आऊँगा, लेकिन आपको नीचे एक लेयर दिखाई दे रही होगी, सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट जो लेयर होती है, ये एमोलेड डिस्प्ले में या सुपर एमोलेड डिस्प्ले में ये लेयर होती है ग्लास की। तो आपको भी पता है ग्लास थोड़ा सा थिक होता है। तो एलजी ने क्या किया, ये जो सबस्ट्रेट जो लेयर है ग्लास की, इसे रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक की लेयर से। अब इसका क्या फ़ायदा है, प्लास्टिक थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, प्लास्टिक की थिकनेस को थोड़ा और ज़्यादा कम किया जा सकता है। कि वैसे ये भी कहा जाता है कि जो पीओलेड डिस्प्ले होती है उसमें जो फ़ोन्स की बेजल्स और चिन वगैरह होती हैं, इन्हें काफ़ी कम रखा जा सकता है। पीछे जो ये सबस्ट्रेट लेयर प्लास्टिक की लगाई गई है, इसकी थिकनेस ग्लास के कंपैरिजन में आधी से भी कम है। आप डायग्राम में देख सकते हो, इसकी जो थिकनेस है ये आपको आधी से भी ज़्यादा कम दिखाई दे रही होगी। तो अगर आपको फ़ोन पतला बनाना है तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है। आप तो सपोज़ मेरे पास दो फ़ोन्स हैं, एक फ़ोन जिसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और दूसरा फ़ोन मेरे पास ये मोटोरोला का फ़ोन है जिसके अंदर पीओलेड डिस्प्ले है। तो अगर इस मोटोरोला के फ़ोन्स में मुझे अभी किसी वीडियो में कलर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये मोटोरोला की डिस्प्ले उस सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले से हर एस्पेक्ट में अच्छी होगी, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी सिर्फ कलर्स पर डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो कि सबसे पहली चीज़ है डिस्प्ले ब्राइटनेस निट्स। जो डिस्प्ले के अंदर जो पिक्सल्स लगे हुए हैं वो कितनी ब्राइटनेस को अटेन कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा देर के लिए अटेन कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर डिस्प्ले की क्वालिटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ होता है कलर गैमेट सिलेक्शन, कि डिस्प्ले किस लेवल से किस लेवल तक के कलर दिखा सकती है और किस सिचुएशन में कौन सा कलर दिखाना है, के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्प्ले की क्वालिटी डिपेंड करती है कि ब्रांड ने कौन सा कलर गैमेट का सिलेक्शन किया। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं सेम डिस्प्ले, सेम ब्रांड की, सेम क्वालिटी की डिस्प्ले अगर मैं दो अलग अलग ब्रांड्स को देता हूँ तो क्या उनके कलर्स की क्वालिटी और पिक्चर की क्वालिटी एकदम सेम होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं वो डिस्प्ले के कलर्स को ट्यून करते हैं। सारे कलर्स की ट्यूनिंग की जाती है कि कहाँ कितना कौन सा कलर कितनी इंटेंसिटी में दिखाया जाना है। फॉर एग्जांपल सैमसंग और एप्पल में सेम डिस्प्ले होती है, तो सैमसंग की जो डिस्प्ले है वो थोड़े से वाइब्रेंट कलर दिखाती है, कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहीं ऑन द अदर हैंड सेम डिस्प्ले जो कि एप्पल को दी है सैमसंग ने, सेम क्वालिटी की डिस्प्ले है, उसके जो कलर्स आते हैं वो थोड़े से नेचुरल साइड आते हैं। ये सारे ब्रांड्स अपने अपने हिसाब से डिस्प्ले पे क्या कलर का आउटपुट आएगा ये सिलेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से डिस्प्ले की कलर ट्यूनिंग करी जाती है। उसके बाद आपके सामने ओवरऑल प्रोडक्ट निकल के आता है। और लास्ट में सिर्फ डिस्प्ले का एमोलेड या ओलेड होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिस्प्ले बेस्ट होगी, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो सैमसंग के 15,000 के फ़ोन में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है और सैमसंग के 1.5 लाख के फ़ोन में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है। तो दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती है। चलिए यही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए एक ब्रांड एक्स है और दूसरा ब्रांड वाई है। जो एक्स ब्रांड है वो वाई के पास आता है और कहता है मुझे इतनी क्वांटिटी में 5,000 या 10,000 डिस्प्ले चाहिए अपने फ़ोन बनाने के लिए। तो ब्रांड वाई बोलेगा ठीक है, हम आपको डिस्प्ले दे देंगे, और एक डिस्प्ले का रेट वो लगाता है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए 5,000 रुपये। लेकिन जो एक्स है वो वाई से कहता है कि मेरा बजट है कि मैं सिर्फ 3,000 रुपये अपनी डिस्प्ले पे लगा सकता हूँ, तो कुछ थोड़ा ऊपर नीचे करो और इसे 3,000 वाला बना दो। वाई कहेगा बन जाएगी जी, आप बता दो कब भेजनी है। तो प्राइस के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी होगी। सिर्फ एमोलेड होने से या फिर पीओलेड होने से ही डिस्प्ले की क्वालिटी डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करता है कि आप किस बजट में किस क्वालिटी की डिस्प्ले ले रहे हैं। दूसरी चीज़, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि जो बजट में ली गई एमोलेड डिस्प्ले से आईपीएस डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्राइस पर डिपेंड करती हैं। और दूसरा, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल आसान भाषा में अपने लेवल से आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करी है कि एमोलेड, पीओलेड या ओलेड डिस्प्ले में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप में कोई चीज़ जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट में मुझसे पूछो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो या कोई भी सजेशन हो वो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हो, और नई वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जाते जाते एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ऐसी टेक वीडियोस, ऐसे टॉपिक्स पे पसंद होती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।